नमस्कार। आज हम शुरू करेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण आरबीएसई सीबीएसई दोनों से संबंधित होगी, चाहे वो छठी क्लास में पढ़ता है चाहे वो 12वीं क्लास में पढ़ता है। प्रत्येक स्टूडेंट के लिए ये टॉपिक अनिवार्य होगा और यहाँ तक कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। आज हम हिंदी भाषा की शुरुआत करते हैं। भाषा का अर्थ है अपने मनोभावों को, विचारों को अभिव्यक्त करना। भोलानाथ तिवारी ने इसकी एक परिभाषा दी है। भाषा एक यादृच्छिक वाचिक प्रतीकों की एक संगठना है जिसके माध्यम से एक ही समाज या एक ही समुदाय के लोग परस्पर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। कोई भी भाषा शुरुआत में सांकेतिक दृष्टि से शुरू होती है, उसके पश्चात वह भाषा शब्दों में, वर्णों में अभिव्यक्त होती है, फिर कालांतर में जाकर के उसकी सुदृढ़ व्याकरण का निर्माण होता है। उसी प्रकार आज हम अध्ययन करते हैं हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण के बारे में। देखिए मित्रों, वर्ण जो है वो अपने आप में किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा परिवार की सबसे छोटी इकाई। कोई भी भाषा ले लें, उस भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। वर्ण की दृष्टि से अगर हम देखें, जैसे हम देखते हैं क, ख, च, ट, म। अगर हम इनको वर्ण की परिभाषा में समाहित करें, क, च, ट, त, व, म, अगर इनको हम वर्ण की परिभाषा में समाहित करते हैं तो यह हमारी त्रुटि होगी। क्यों? क्योंकि क जो है वो वर्ण नहीं है। क धन अ, ये दो वर्ण मिलने से इसका निर्माण होता है, फिर जाकर के ये क बनता है। तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं जिसके नीचे हलंत लगा हो वो वर्ण होता है। क वर्ण नहीं है, क वर्ण है। इसका उच्चारण हम करते हैं तो ख। वर्ण की दृष्टि से देखेंगे तो ये वर्ण होगा ख। च वर्ण की दृष्टि से देखेंगे तो ये होगा च। नीचे हलंत जरूर होगा। ये है ट, क्योंकि ट के साथ में अ शामिल है। ट प्लस अ वर्ण होगा तो इसका उच्चारण होगा ट। तो इस प्रकार किसी भी भाषा की सबसे जो छोटी इकाई होती है उसको हम कहते हैं वर्ण। उसके पश्चात आता है दूसरा शब्द। शब्द की परिभाषा करें, शब्द का अर्थ देखें, शब्द किसे कहते हैं। हमने देखा वर्ण। वर्ण कोई भी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब वर्णों के मेल से, अब वो वर्ण कितने भी हो सकते हैं, दो अथवा दो से अधिक वर्ण भी हो सकते हैं। दो अथवा दो से अधिक, दो अथवा दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं। कोई भी दो अथवा दो से अधिक वर्ण हो, जैसे र, हलंत प्लस आ, धन म, धन अ। अब ये र, धन आ, धन म, धन अ, इनको मिलाया तो बन गया राम। तो ये शब्द की परिभाषा में आ गया। इसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है।
दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है जाना। राम जो शब्द है वो अपने आप में दशरथ पुत्र राम भी है, आत्मा के रूप में है, कबीर इसका दूसरा कोई अर्थ निकालते हैं। तो कुल मिलाकर के किसी भी शब्द का कोई न कोई अर्थ निकलता हो वह शब्द की परिभाषा में आता है। अब इसके पश्चात हम देखते हैं शब्द के प्रकार, शब्द कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में देखते हैं। देखिए, शब्द मोटे तौर पर देखें तो शब्द के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार आता है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। दूसरा है प्रयोग के आधार पर। तीसरा आता है उत्पत्ति के आधार पर। चौथा प्रकार आता है स्रोत के आधार पर। शब्द को हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। शब्द 4 प्रकार के मानते हैं। पहला आता है अर्थ के आधार पर। जैसा कि हमने अभी पढ़ा, पहला तो इसका प्रकार है सार्थक। जैसे हमने अभी देखा, उदाहरण स्वरूप देखा राम, जिसका कोई न कोई अर्थ निकले, 2 या 2 से अधिक वर्णों का मेल हो किंतु उसका कोई न कोई अर्थ प्रकट हो, उसे हम कहते हैं सार्थक। इस प्रकार दूसरा शब्द जो होता है उसका अर्थ है निरर्थक। मतलब शब्द तो है, शब्द का निर्माण तो जरूर हुआ है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं हो रहा है। जैसे चाकाटोरी, कोई अर्थ नहीं है इसका। हालांकि ये वर्णों का समूह तो है, 2 या 2 से अधिक वर्णों का मेल है, लेकिन यहाँ कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए इस अर्थ की श्रेणी में नहीं आता है, यह निरर्थक है। उसके पश्चात, अर्थ के पश्चात अपन देखते हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग की बात करें तो प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार होते हैं, विकारी, दूसरा आता है अविकारी। विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्द से अभिप्राय है जो लिंग, वचन, काल, क्रिया इत्यादि के आधार पर वाक्य में परिवर्तन हो जाए। वचन से उसमें परिवर्तन हो जाए, लिंग के माध्यम से क्रिया में परिवर्तन हो जाए, ऐसे शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। जो लिंग, वचन आदि के आधार पर वाक्य में, शब्द में परिवर्तन कर दे, उनको हम विकारी कहते हैं। विकारी जो शब्द है वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला है संज्ञा, इसको हम आगे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। दूसरा है सर्वनाम, जब हम पद परिचय पढ़ेंगे, पद परिचय में इसका प्रयोग निश्चित रूप से होगा। तीसरा है विशेषण, चौथा है क्रिया। तो इस प्रकार प्रयोग के आधार पर है विकारी। दूसरा आता है अविकारी। अविकारी की जब बात करें हम, अविकारी भी 4 प्रकार के हैं, किंतु इसमें लिंग, वचन आदि के आधार पर वाक्य शब्द में परिवर्तन नहीं होता है। चाहे लिंग एक स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, चाहे वचन एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, लेकिन उस शब्द में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। उस शब्द को हम कहते हैं अविकारी। वैसे अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। दूसरा
समुच्चय बोधक, तीसरा संबंध बोधक, और चौथा आता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। अब इसके अंदर देखते हैं क्रिया विशेषण के भी 4 प्रकार है। क्रिया विशेषण भी 4 प्रकार का है, जिसकी एक छोटी सी ट्रिक है, उसको हम याद कर लेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। परिष्कार, वह से है परिणाम बोधक, परिमाण बोधक। दूसरा है री से रीति बोधक। तीसरा है स्थान बोधक। चौथा है काल बोधक। तो इस प्रकार अविकारी शब्द के 4 प्रकार है। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। और क्रिया विशेषण के भी 4 प्रकार है। प से परिमाण बोधक, री से रीति बोधक, श से स्थान बोधक, का से काल बोधक, और र है वो अपने आप में साइलेंट रहता है। अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट उत्पत्ति के आधार पर। जैसा कि हिंदी भाषा की जननी या मातृभाषा, हिंदी की माता हम संस्कृत को कहते हैं, और संस्कृत का जो प्रादुर्भाव है, संस्कृत से ही हिंदी का उद्गम होता है, उद्भव होता है। संस्कृत से ही हिंदी आरंभ होती है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद में कालांतर में हिंदी का प्रादुर्भाव होता है। हिंदी जो भाषा है, उत्पत्ति के आधार पर ये 3 प्रकार हम देखते हैं। सबसे पहले आता है तत्सम, तत्सम। तत्सम, तत् प्लस सम। तत् का अर्थ उसके, सम यानी समान, उसके समान, उसके समान अर्थ संस्कृत के समान। वे शब्द जो संस्कृत से निकलकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन शब्दों को हम कहते हैं तत्सम शब्द। उसके पश्चात आता है तद्भव। तद्भव, तत् प्लस उद्भव, मतलब उन शब्दों से जिसका उद्भव हुआ है। तत्सम संस्कृत से निकले, और संस्कृत से कौन से निकले? तत्सम से निकलने वाले शब्द तद्भव, उनमें से ही उद्भव होता है। थोड़ा सा परिवर्तन होकर के संस्कृत से नए शब्द बन जाते हैं, उनको हम कहते हैं तद्भव, थोड़ा अपभ्रंश हो जाता है। तीसरा प्रकार आता है देशज। देशज शब्द से अभिप्राय है हिंदी भाषा की वैसे 18 उपबोलियां हैं। बांगरू है, बुंदेली है, कनौजी है, ब्रज है, खड़ी बोली है, अवधी है, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मैथिली, भोजपुरी, मगही, कुमायूनी, गढ़वाली, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, ढूंढाड़ी। तो कुल मिलाकर के इन उपभाषाओं से, इन उपबोलियों से जो निकल करके हिंदी में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, उन शब्दों को हम देशज शब्द के नाम से जानते हैं। उसके पश्चात आता है विदेशी। विदेशी से अभिप्राय है, आजकल हम देखते हैं हिंदी में कई शब्द हैं वो हिंदी के नहीं है, फिर भी प्रयुक्त हो रहे हैं। अंग्रेजी के शब्दों का हम अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंग्रेज यहाँ आए और अपनी संस्कृति, अपने शब्द जो है हमें दे कर गए। अरबी फारसी क्या है, चाइनीज शब्द भी कुछ हमारे यहाँ प्रचलित है, फ्रांस के शब्द आए, रूस से आए। तो वो विदेशी शब्द आकर के जिनका हम प्रयोग करते हैं, उन शब्दों को हम विदेशी शब्द कहते हैं, और वो उत्पत्ति के आधार पर इसमें समाहित किए जाते हैं। उसके पश्चात आता है स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर 3 प्रकार है। सबसे पहला आता है
रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। रूढ़ से अभिप्राय है भाषा का प्रादुर्भाव होता है। भाषा का प्रादुर्भाव सांकेतिक भाषा, कालांतर में वो सांकेतिक भाषा वर्णों में प्रयुक्त होती है, वर्णों से शब्द का निर्माण होता है और वो शब्द हम या कालांतर में, प्रारंभ में, प्राचीन काल में किसी भी वस्तु विशेष का नामकरण कर दिया गया। जैसे शब्द आता है हाथी, हाथी नाम रख दिया। जैसे ही शब्द आया हाथी तो हमारी इमेज बन गई, बड़े बड़े कान, बड़ी सूंड, विशालकाय शरीर। नाम पड़ा किताब जो पढ़ने के काम आती है। तो प्राचीन काल में किसी वस्तु विशेष का नामकरण कर दिया और कालांतर में वो शब्द उसके लिए रूढ़ बन गया तो उसे हम कहते हैं रूढ़ शब्द। उसके पश्चात आता है यौगिक। योग से अभिप्राय है, यौगिक से अभिप्राय है दो रूढ़ शब्दों का मेल। दो रूढ़ शब्द मिलकर के नया शब्द बनते हैं। जैसे किताब, दूसरा है घर। किताब और घर दोनों को मिला करके बनता है किताब घर। अनाथ धन आलय, अनाथ और दोनों को मिला लिया आलय। तो दो रूढ़ शब्दों का मिश्रण होते ही बन गया तीसरा शब्द यौगिक। और अंत में आता है योग रूढ़। इसमें रूढ़ शब्द भी है, यौगिक भी है। दो यौगिक शब्दों का मेल हुआ लेकिन उसका अर्थ कोई तीसरा निकला। जैसे एक शब्द आता है माखन, माखन से अभिप्राय हम शब्द समझते हैं नवनीत, लौनी, जिसका पर्यायवाची शब्द है। दूसरा शब्द आता है चोर, मतलब चोरी करने वाला। चोर अपने आप में एक अलग शब्द है, माखन अपने आप में एक अलग शब्द है। अब दोनों शब्दों को जब हम मिलाते हैं तो एक तीसरा नया चमत्कार उत्पन्न हो जाता है और वो होता है माखन, चोर और एक भगवान श्री कृष्ण की छवि हमारे सामने विद्यमान होती है। तीसरा अर्थ जहां निकले उस शब्द को हम कहते हैं योग रूढ़। तो मित्रों, आज का हमारा अध्ययन मात्र शब्द के ऊपर आधारित था, वर्णों के ऊपर आधारित था। नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छा प्रयास करेंगे और लिखने का और डालने का प्रयास करेंगे। आप मेरे चैनल ध्येय विथ विशंबर थानवी को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।